नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहां सवाल बेधड़क होंगे। सवाल जो आपके सरोकार से जुड़े होंगे, बेधड़क पूछे जाएंगे। बिना किसी डर, संकोच, हिचकिचाहट या झिझक के आपके मुद्दे उठाएंगे। बेधड़क में आज बात होगी ईरान की, जो 17 दिन से सत्ता विरोधी आग में जल रहा है। महंगाई, आर्थिक संकट और बेरोजगारी के खिलाफ उबल रहा है। ईरान की आवाम सड़कों पर है। तेहरान, इस्फहान, ईरान के हर बड़े शहरों में बदलाव की आवाज बुलंद कर रही है। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ बिगुल बजा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए, दहशत फैलाने के लिए खामेनेई ने बर्बरता शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग करवाई जा रही है, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे 26 साल के इरफान सुल्तानी को फांसी देने जा रही है। आज किसी भी वक्त ईरान में सुल्तानी को फांसी दी जा सकती है, लेकिन खामेनेई के इस एक्शन से ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर सुल्तानी को फांसी दी गई तो खामेनेई को इसका अंजाम भुगतना होगा। सवाल है कि क्या ईरान में खामेनेई राज खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या ईरान में बदलाव होने वाला है? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान में बगावत की भड़की आग 17 दिनों से सुलग रही है। बेहिसाब महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से परेशान आवाम सड़कों पर है। तेहरान से लेकर मशहद तक खामनेई के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा रही है, लेकिन इस विद्रोह को कुचलने के लिए खामनेई ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। खामनेई ने अपने सबसे खूंखार सैनिकों को उतारकर प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग कराई। तेहरान में हुई इस फायरिंग में कई लोगों की जान गई, लेकिन इस बर्बरता से भी जब प्रदर्शनकारियों के हौसले नहीं डिगे तो खामेनेई ने जो फैसला लिया उसने सबको हिला दिया। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों के लीडर इरफान सुल्तानी को सूली पर चढ़ाने का फैसला लिया। खबर है कि आज ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जा सकती है। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। बीच चौराहे पर सुल्तानी को फांसी की सजा दी जाएगी। सुल्तानी पर हिंसा भड़काने और अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे आरोप लगाए गए। इस मामले में सुल्तानी को अपनी दलील रखने तक का मौका नहीं दिया गया। मध्य ईरान के फारदिस में कपड़ों की दुकान चलाने वाले सुल्तानी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जेल भेजा गया और जल्द ही मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन खामेनेई के इस एक्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क उठे। सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाए जाने पर ट्रंप ने कहा, अगर ईरान अपने दमन अभियान के तहत प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू करता है तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इससे पहले ट्रंप प्रदर्शनकारियों को संदेश दे चुके हैं कि वो खामेनेई के खिलाफ विरोध जारी रखें, सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करते रहें। मदद रास्ते में है। हालांकि ये मदद क्या है, ट्रंप ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन ईरान को लेकर अपने इरादे एक बार फिर जाहिर कर दिए। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. ट्रंप का दावा है कि खामेनेई के राज में ईरान नर्क बनता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से परेशान जनता पर सत्ता का कहर टूट रहा है। ईरान में हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 17 दिनों से हो रहे प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों से झड़प में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 5000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन अब प्रदर्शनकारियों में दहशत फैलाने के लिए ईरान सरेआम इरफान सुल्तानी को फांसी देने जा रहा है। लेकिन अगर सुल्तानी को फांसी दी गई तो प्रदर्शन धीमे होने की बजाय और तेज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सुल्तानी को मौत की सजा देने से अमेरिका को ईरान पर हमला करने का पुख्ता कारण भी मिल जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान सुल्तानी की फांसी ईरान के खामेनेई शासन के अंत की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में आपने समझा कि इस वक्त ईरान की स्थिति क्या है, ईरान के हालात क्या हैं। लगातार ये मामला संवेदनशील होता जा रहा है और उसको लेकर अब अलग अलग तरह की जो टिप्पणियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो ईरान का राजनीतिक भविष्य है, जो सामाजिक भविष्य है, उसको लेकर किस तरह की तस्वीर अब इसके बाद
सामने आएगी, उसको लेकर हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल होगा। उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम अपने अपने विषय के एक्सपर्ट्स हैं, तो ईरान के सिचुएशन को वो हमें बेटर तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजदूत, हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ इस पूरे मसले पर जुड़ रहे हैं रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर। सबसे पहले के सिन्हा जी, आपका रुख कर लेती हूं मैं। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप इस वक्त ईरान की जो सिचुएशन है उसको लेकर आप बेटर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं सर। ये जो अब फांसी की सज़ा की बात सामने आ रही है और उसको लेकर तमाम तरह के सवाल इरफान सुल्तानी की फांसी को लेकर उठ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्या क्या भविष्य होगा? और इसको लेकर ईरान की जो एक छवि है, जो इंटरनेशनल छवि है, उसको कैसे देखते हैं सर आप? जय हिंद सोनाली। आज आज जो आपका सवाल है, आपने जो ईरान की मौजूदा परिस्थिति है उसके ऊपर में पूछा है, खास करके जो इरफान सुल्तानी के बारे में। तो जो अंदर की चीजें हैं जो ईरान पहले भी करता है, थोड़ा सा लिंकेजेस मैं दे दूं। जो उसने जो जिहाद का मुहिम चलाया था, खास करके 3H जब हम बात करते हैं, तो वो सबसे गलत नीति अपना करके चला था। 2023 से हम देख रहे हैं, उसके बाद उसकी ये हर्ष है। मगर एक पहलू है जो हम वेस्ट एशिया को देखते हैं, आपने कहा जो आज की परिस्थिति का सबसे बड़ा है कि जो सैंक्शन उसके ऊपर लगाया गया था, आर्थिक स्थिति वो सबसे डामाडोल है। यदि आप $1 को दें और उसमें 40 लाख 50,000 के उनके जो करेंसी का वैल्यू है, वैल्यूएशन बहुत खराब है। इसलिए जनता 9 करोड़ वहां लोग रहते हैं, इन्फ्लेशन हाइपर है, तो अंदर से तो ईरान टूट ही रहा है। और उसमें करने वाला कौन? सैंक्शन लगाया किसने? उनको दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन है और पूरी अर्थव्यवस्था टूटी है। तो ये जो जद्दोजहद की लड़ाई है, आप किसी को सही नहीं बता सकते। जिस तरह से 1953 में, थोड़ा सा मैं इसके पीछे जाना जरूरी है, राजा पहलवी की बात होती है, जिसको मोनार्की को लेकर लाए, वहां डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था, वो बहुत बड़ा गलत था। CIA और MI6 सेम जो आज वो करना चाह रहे हैं। और उसके बाद 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, और वही मौका फिर आप देख रही हैं जब हम 2026 की बात करते हैं, 2025 के एंड से शुरू हुआ है जी। तो आप किसी को सही नहीं बता सकते कि दोनों पक्ष में बहुत डिफॉल्ट लाइंस हैं, बहुत। मगर आपने पूछा कि क्या इरफान सुल्तानी को दे देंगे, क्योंकि देखिए ईरान के अंदर में 9 करोड़ जो जनता है, उसमें जो आज के दिन में हैं, जिसमें बाजारी बहुत ज्यादा है और लोग त्रस्त हैं, तो सड़कों पे हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी तरह सैंक्शन से पीछे छूटे, और सैंक्शन के लिए जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक नहीं होगा, मगर करना बहुत डिफिकल्ट है जी। अमेरिका यदि सोचता है कि डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से वो सत्ता को बदल देगा, तो ईरान ने अपने को बहुत मजबूत किया है। IRGC 1,50,000 है, 10 लाख के आसपास में आपके उसकी फौज है, उसमें 1,50,000 तो IRGC है कि एब्सोल्युटली उन्होंने एक मिलिशिया खड़ा किया है। तो ये उसको मिलिटरली डिफीट करना मेरे अनुसार पॉसिबल नहीं है। स्टैंड ऑफ अटैक से क्या करेंगे? जो अमेरिका करता है कि हम स्टैंड ऑफ अटैक में आकर के बॉम्ब गिरा देंगे और ये कर देंगे। हाँ, लोग त्रस्त हैं उनकी तरफ से। और आसा अमीनी आपने 2022 में देखा था, उस समय भी इसको दबा दिया गया है। मगर मेरे ख्याल से ये बहुत आयरन फिस्ट से आए हैं, और आज के दिन भी चाइना और रशिया उनके साथ खड़ा दिखाई देता है जी। मेजर रिटायर्ड के सिन्हा जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ रोबिंदर सचदेवा जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रोबिंदर सचदेवा जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो एक पूरी कानूनी प्रोसेस है, एक उचित कानूनी कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन इरफान सुल्तानी के मामले में अगर हम देखें तो एक वकील तक भी उनको पहुंच नहीं मिली है। और क्या ये मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये एक साफ संदेश देता है कि एक ह्यूमैनिटी और जो मानवाधिकार की बात कही जाती है वो जिंदा है ईरान में? कम से कम मानव अधिकारों के उल्लंघन आप गिनने शुरू करेंगे तो आज की दुनिया में मेरे ख्याल से हम
करोड़ों साल तक गिरते रह जाएंगे, उल्लंघन हो रहे हैं, हर जी। जगह कर रहे हैं। बट कमिंग बैक, एज जनरल सिन्हा सेड कि इसका जो बेसिस है, फर्स्ट है कि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर इतने वर्षों से, जिसके चलते इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हो गए, और उन सैंक्शन से निपटने के लिए ईरान जो अपना तेल दिल्ली दिल्ली बेचता था या जो भी करता था, उसके चलते करप्शन को बड़ा मौका मिला, क्योंकि जो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड हुए या जो पावर में जो लोग थे, वो साइड बिजनेस भी अपना पैसा एक्स्ट्रा और बना रहे थे। जी। राइट। तो लोगों में अब ये गुस्सा है कि महंगाई इतनी हो गई है, करेंसी की वैल्यू कहाँ चली गई, एकदम खत्म हो गई है, और कुछ चंद लोग हैं जो भी है और पैसा कमा रहे हैं। जी। हालांकि ये करप्शन मानिए आप, क्लेरजी और इस्लामिक जो मुल्लाज है उन पे इतना ज्यादा नहीं, पर ज्यादा है उनके आसपास के जो लोग हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो ये ना अभी जो हो रहा है, ये जो फांसी का फैसला है, इस समय रेजिम का ये आई थिंक डिसीजन है, अगर हुआ, कि एक सख्त, कहे बहुत सख्त सिग्नल भेज रहा है, मैसेज भेजना है अपनी आवाम को कि हम सख्ती से डील करेंगे ये जो अभी हो रहा है। इन रेजिम का एक और ये भी कहना है, वो कहते हैं कि हम समझ रहे हैं कि महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन है, जी। और लोगों का प्रोटेस्ट करना जायज बनता है, उनसे सरकार बात करेगी, कुछ रास्ता निकालेगी, पर क्या निकालेगी कोई सोल्यूशन नहीं है। पर फिर वो ये कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हैं, इनमें काफी लोग वो जुड़ गए हैं जो कि एजेंट्स हैं मोसाद के, अमेरिका के, और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक अपोनेंट्स भी हैं इस रेजिम के। बिल्कुल। तो विदेश मंत्री तो इसको यहाँ तक कह रहे हैं कि ये आतंकी युद्ध है। जी हाँ, इनफैक्ट अभी वो इजराइल के साथ इनका 12 दिन का युद्ध हुआ था ना, अभी कुछ महीनों पहले, ये लोग इस डेमोन्स्ट्रेशन को कह रहे हैं कि ये 13वां दिन है, मतलब वो टेररिस्ट, अकॉर्डिंग टू देम इजराइल टेररिस्ट, डेफिनेटली उनके हिसाब से कहा, तो ये 13वां या ये कंटिन्यूइंग है वही अटैक इनके देश के ऊपर, वो ये कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हम सख्त एक्शन लेंगे, जो अंदर से हमें सैबोटाज कर रहे हैं अंदरूनी। आप देखिए जितने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं, इनका आलिया मारा गया, कैसे पता चलता है कहाँ लोकेशन है? जी। इलेक्ट्रॉनिक से नहीं पता चलता, ऑन द ग्राउंड इरानियन लोग हैं कुछ जो या तो बिक गए हैं, या आइडियोलॉजी के हिसाब से रेजिम के खिलाफ हैं, या ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, वो अंदर से खबरें दे रही थी इजरायलीज को लोकेशन की। तो ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनको हमें चुन चुन के पकड़ के मारना है। जी। चलिए, कोई तकनीकी समस्या है रोबिंदर सचदेवा जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत हैं। सुरेश कुमार गोयल जी, इस पूरी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो एक व्यापक तरीके से विरोध चल रहा है, कई तरह के धड़े बट रहे हैं, कई तरह की विचारधाराएं सामने आ रही हैं। अब क्या मुख्य कारण देखते हैं आप? आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है? जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था वहां से अब ये जहां तक आ पहुंचा है, इस बीच के पड़ावों के बीच, और अब जो ये स्थिति बनी हुई है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, दो तीन चीजें, सॉरी काफी इको आ रहा है। आप अपनी बात रखिए सर, अपनी बात रखिए प्लीज। जी, आप जी। दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। हमें ये देखना पड़ेगा पहले तो कि ये जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए। ये जहां तक ईरान की आर्थिक दिक्कतों की बात है, ये वो नई नहीं है, वो पहले से है। ईरान की आर्थिक दिक्कतों का मुख्य कारण है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस, और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे क्योंकि वो जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, यूएसए ने हमेशा कहा है कि ईरान जब तक अपना ये यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं रोकेगा, उसके ऊपर ये सैंक्शंस लागू रहेंगे। यूएसए को जैसे पहले इराक में था कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, जिसका बाद में कोई प्रूफ नहीं मिला था। ईरान के बारे में भी उनका वही रवैया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी पर है,
और उसको रोकना है ये। तो इसके बाद में जो ये आर्थिक प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, ये पहले भी हुए हैं, और लेकिन इस बार कोई खास तेज है ये। और ट्रंप ने ये जाहिर भी कर दिया है कि उनको तभी संतोष मिलेगा जब ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। तो जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो इस बार के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ईरान में तख्ता पलट करना जरूरी है, और वो तख्ता पलट करने के लिए खमेनी और उसकी सत्ता के हाथ में से ताकत किस तरह से कम हो, ये देखना है। इससे पहले मेरे दो को पैनलिस्ट हैं, वो बता चुके हैं कि जो खमेनी की जो ये रिजीम है, इसके हाथ में से ये ताकत खत्म करना इतना आसान नहीं है, जी काफी काफी मजबूत है, चलता रहेगा। तो यूएसए की स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर खाली प्रोटेस्ट चलते रहे तो उससे ये तख्ता पलट हो सकता है, या और कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेगा। मुझे लगता है कि यूएसए मिलिट्री स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने की तैयारी में है, जी जिसका एक इंडिकेशन ये भी है कि जो एयर बेसिस है यूएसए के कतार में, उनके ऊपर और स्ट्रेंथनिंग का काम शुरू हो चुका है ये। तो अगर यूएसए को ईरान के ऊपर एक्शन लेना हुआ, तो इनके जो मिडिल ईस्ट में एयर बेसिस हैं, जी वहां से उनको काम करना होगा। और वहां पर सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, उनका ईरान के लिए क्या एटीट्यूड है, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी, अगर ईरान में तख्ता पलट हुआ भी, जी तो उसमें सऊदी अरेबिया वगैरह को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो सब मिलाकर के अमेरिका तख्ता पलट की तैयारी में है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि वो मिलिट्री स्ट्रेटजी काम में ले सकते हैं। ठीक है, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सुरेश कुमार गोयल जी। मैं मेजर रिटायर्ड के सिन्हा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी ओपिनियन ले लेती हूँ इस पूरे मसले पर। लगातार ये बात कही जा रही है के सिन्हा जी कि जो बाहरी शक्तियां हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूत बना रही हैं। और जिस तख्ता पलट की बात डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल जी कह रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए सोनल, ये तो आप मान के चलिए कि वहां पर मोसाद बहुत एक्टिव है, सीआईए बहुत एक्टिव है, और जो उनके साथ रजा पहलवी हैं, उसके अलावा ऑपोजिशंस हैं, ऑपोजिशंस 6 हैं। मगर जो रजा पहलवी की बात 48 ईयर से यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है, अभी विटकॉफ उनसे मिल रहे हैं, और उनको लाना, क्योंकि वो तो निकल गए थे 1979 रेवोल्यूशन के समय और बाहर ही रहे हैं, और उनको लाकर बैठाना, वो फिर टोटल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। एक बात सुरेश साहब ने कही कि वहां पर सऊदी अरेबिया, वेस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि वहां पर चेंजेस हो ईरान में, ये सही है। मगर आज के दिन में जो बातें चल रही है वेस्ट एशिया में, खास करके वेनेजुएला के ऑयल को जिस तरह से अमेरिका ने अपने बस पे किया है, वो ईरान के ऑयल को पकड़ना चाहते हैं, और यूएस से। तो जो ओपेक कंट्रीज हैं, उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए आज वेस्ट एशिया में ज्यादातर देश इसको कह रहे हैं कि वहां पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए जी। और यहीं पर एक दुविधा जो पैदा हो गया है वेस्ट एशिया में, जिस तरह से शुरू में हुआ था 2023, 24 या 25 में, इन्होंने मिडनाइट हैमर किया था 12 दिन की, जिस तरह से आपने देखा था इजराइल और इसके बीच में जून के महीने में जो लड़ाइयां चली थी, उस समय मोरलेस वेस्ट एशिया के सारे जो धड़े थे उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। मगर आज परिस्थितियां बदल गई हैं, खास करके वेनेजुएला के बाद। वहां पर यदि अमेरिका ईरान के ऑयल को भी बस में कर, क्योंकि यदि ये सरकार आई, रजा पहलवी आए, तो ये पूरा का पूरा इनके बस में चला जाएगा, ओपेक खत्म हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरेबिया आज का है, आज सऊदी अरेबिया उसको अपोज कर रहा है कि ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ये होते वेनेजुएला के पहले, तो चांसेस था कि पूरे वेस्ट एशिया से इनको समर्थन मिलता। आज मुश्किल मुझे ये लगता है कि अमेरिका अपने ही पैरों में जो कुल्हाड़ी मारी है, और ये बेसिस तो हैं 9 कंट्रीज में, 19 यूएस के बेसिस हैं,
जिसमें कतर का उदित बेस सबसे बड़ा बेस है। जी। मगर ये 40-50 हजार वहां ट्रुप है। मगर आप देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज जो है उसको ईरान कंट्रोल करता है। वहां पर 3 आइलैंड हैं, वहां पर पूरे आईआरजीसी बैठी हुई है। ये बहुत डिफिकल्ट होगा यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजता। जी। आप एयर से कुछ मिसाइल मार करके एक ऐसे बड़े कंट्री को, जो भारत का हाफ यदि आप टेरिटरी लें तो है ईरान इतना बड़ा देश, 9 करोड़ लोग रहते हैं और जी। सारे के सारे उनके अंदर में जज्बा है। 10 लाख की फौज है वहां, जी। और 1.5 बिल्कुल, ये जो चीजें जितनी IRGC है जो जितनी कट्टर है। आसान दिख रही हैं उतनी आसान है नहीं। रोविंदर सचदेवा जी, आपसे भी मैं इस पर ओपिनियन ले लेती हूँ, क्योंकि लगातार जो ट्रंप की दखलंदाजी है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस में वो बात कर रहे हैं, कई तरह के बड़े फैसले आगामी लेने की बात कही गई है और पहले भी बहुत सारा एक्शन उनकी तरफ से लिया गया है। जिस तरह से अभी मेजर रिटायर्ड जनरल के सिन्हा जी भी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ये, जितना आसान इस वक्त ट्रंप को या अमेरिका को नजर आ रहा है। आप चूंकि विदेश मामलों को समझते हैं, आप कैसे देखते हैं सर इसको, जो सिचुएशन इस वक्त ट्रंप की जो भागीदारी है, अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका को नजर आ रहा है। रोविंदर सचदेवा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, क्लियरली। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। आप अपने टेलीविजन का ऑडियो म्यूट कीजिएगा सर अब की प्लीज। बार नहीं करा पाए सपोजिंग, या अमेरिका जो भी कदम ले रहा है, पर बात यह है कि अमेरिका ने अगर अटैक किया तो रजीम कमजोर होता जाएगा, और ज्यादा कमजोर होगा, और ज्यादा झटके लगेंगे। अमेरिका ओके मानिए अभी क्या करता है, कुछ टारगेटेड बॉम्बिंग कर देगा ईरान की कुछ फैसिलिटीज की, सपोजिंग, ठीक है, जी दिखाने के, क्योंकि अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप कह चुका है ईरानी लोगों से इंतजार करो, हम आ रहे हैं, हम आपकी मदद में आ रहे हैं, ऑलरेडी कह चुका है, तो अमेरिका को कुछ तो करना पड़ेगा। अब बात है कि अमेरिका करेगा क्या और किस हद तक जा सकता है, रेजिम चेंज करवा सकता है, कैसे कराएगा, अपने सोल्जर्स वापस डालेगा नहीं, तो अमेरिका ये भी कर सकता है टारगेटेड किलिंग्स करेगा, कुछ हो सकता है यानी कि इस्लामिक लीडरशिप के किसी लीडर्स को भी एलिमिनेट करने का टारगेट बनाए अपने प्रिसिजन बॉम्बिंग से इत्यादि, या ना भी मार पाए, कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बॉम्ब्स गिराए जी, और फिर इंतजार करें, क्योंकि ईरान के अंदर जो माहौल बन गया है, इकोनॉमिक मुश्किलात जितने हैं वो सुधरने नहीं वाले, और अमेरिका उस पे एक और अटैक करके, एक और वेव अटैक करके एक तरह से पूरे ढांचे को और ज्यादा क्रम्बल और कमजोर करेगा। तो टिपिकली तो ये लगता है कि अमेरिका वेट करेगा ऐसे कर करके कि देश के अंदर से ही ऑपोजिशन निकले, देश के अंदर से ही लोग आए जो कि गुस्से में इस पूरे रेजिम को उखाड़ फेंके। इंडिया के लिहाज से भी रोविंदर सचदेवा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कहां अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, क्योंकि बेसिकली दिखाएगा कि रेजिम के पास पावर नहीं है, रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर पे में भी बॉम्बिंग करे। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका मुझे लगता है कि जाएगा, शायद पूरी लीडरशिप को तो मार भी देगा तो क्या है, और लीडर्स हैं वो आ जाएंगे सत्ता में या कंट्रोल ले लेंगे, बट ये होगा कि स्टेप बाय स्टेप या मेजर धक्का एक एक दे करके इस रेजिम को गिराने की तरफ, ताकि ऑपोजिशन चाहे जो भी हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो पर ऑपोजिशन हो, अवाम हो, वो एक तरह से इन सबको कब्जाए में। बट बेसिक बात है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो स्ट्रांग है बहुत, वो किस हद तक खड़ा रहता है और किस हद तक वो अपने देश के अंदर ऑपोजिशन को दबाता है सत्ता में रहने के लिए। जी, कि इंडिया के लिहाज से ये सवाल हालांकि रोविंदर सचदेवा जी से मुझे करना चाहिए था, लेकिन आपसे मैं ये सवाल करूंगी कि भारत के लिहाज से अगर हम देखें, एक जो कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश होती है या अदर कंट्रीज के पार्टिसिपेशन को इस मसले पर देखें, तो इसका कोई आउटकम निकल सकता है क्या? कोई कूटनीतिक दबाव अगर बनता है ईरान पर, तो उसका कोई आउटकम आप देखते हैं क्या? जी देखिए सोनल, जिस तरह से आपने भारत के संदर्भ में एक सवाल किया है कि भारत का आज के जो वहां का डिस्पेंसेशन है उसके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, खास करके जो चाबहार पोर्ट है, जिसके ऊपर में अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था पहले, फिर हमें उन्होंने कुछ लीवे दिया कि आप करें,
और फिर हमें ये 1 साल का लीवे और मिला है चाबहार से हम जब जाते हैं। देखिए, आज के दिन में ईरान के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पजिस्कियान साहब जो हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जो उनको चुना गया है, ही इज ए मॉडरेट लीडर। और आसा अमीनी के जो चिली थी, दमन चक्र चला था उस समय, खास करके महिलाओं को लेकर के जो बुर्का के ऊपर में हुआ था, तो वुमेन के ऊपर में भी वो इन चीजों को मारने के लिए तैयार है। और खमेनी इज मोरलेस मार्जिनलाइज्ड उस चीजों में। हाँ, इसका उसके दमन बाद चक्र, जो एक क्योंकि इसका मैसिव चेंज हमने देखा सर, वो बड़ा गजब का था। महसा अमीनी आंदोलन का आपने जिक्र किया और उसका मैं जिक्र करना भी चाह रही थी। उसके बाद जिस तरह से तस्वीर बदली, एक सामाजिक व्यापक बदलाव हमें देखने को मिला, तो क्या ये आज की सिचुएशन जो ईरान में बनी हुई है, अगर हम उस आंदोलन के संदर्भ में बात करें, तो क्या ये चीजें भी उसी दिशा में जाती हुई दिख रही हैं कि कोई बड़ा, आप बहुत बड़ा बदलाव इसमें संभावना नजर आ रही है आपको? देखिए, आप सोनाली, थंब रूल तो यही होता है कि थंब रूल दो हैं। यदि आईआरजीसी इंटैक्ट रहती है या वाजिब मिलिशिया है, यदि वो इंटैक्ट रहते हैं आपके खमीनी साहब के साथ में, तो वहां पर चेंज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लोगों के लिए, खास करके आपको जो वहां पर आर्थिक दबाव पड़ा है लोगों के ऊपर में, हाइपर इन्फ्लेशन, वो कैसे संभालेगा? वो तो क्योंकि सैंक्शन इतना ज्यादा डाल रखा है। हाँ, उसके लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है। देखिए, एक अभी बातचीत चल रही है उनकी कि दो चीजें हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम न्यूक्लियर को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, न्यूक्लियर इश्यूज आपके, आप सैंक्शन हटाइए। क्या विटकॉफ की बातचीत उनसे इस लाइन पे हो और अमेरिका इसको ले रहे कि नहीं, वो न्यूक्लियर नहीं हो रहे हैं, हमारी वेस्ट एशिया में जीत है, तब शायद सैंक्शन हटे। लोगों को आर्थिक तंगी को, वहां पानी नहीं है, आपको कहीं भी तेहरान के अंदर में पानी की किल्लत है, उसको कैसे सॉल्व करेगा ये जो वहां की रिजीम है? जो रिजीम है अयतुल्लाह अल खमेनी, लोगों की त्रासदी को कैसे करेंगे? ना तो उसको चाइना पैसा देता है $40 बिलियन का, उसका 25 साल का, या तो पैसा दे। और कल ट्रंप ने लगाया कि कोई भी देश, जिसमें भारत भी है, भारत के ऊपर में आपका सवाल था कि यदि भारत उसके साथ करता है ट्रेड, और हमारी तकरीबन $6.1 बिलियन की है, ये अभी जब हम तेल नहीं दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर 25% और लगाया जाएगा। केवल भारत नहीं, दुनिया का कोई भी देश। तो ये जो टैरिफ है, सैंक्शन है, ये एक बहुत गलत चीज है, लोगों के अगेंस्ट में जाता है। और वहीं वो कहते हैं कि हम लोडेड हैं, हम आ रहे हैं आपके भलाई के लिए। वो तो आप लोगों को ऊपर तंगी डाल रहे हैं। वहां पर चुनी हुई सरकार 1953 में थी, उसको निकाल करके मोनार्की लाए थे, फिर मोनार्की की बात कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया या दूसरे देशों में। तो फॉल्ट लाइन तो बड़े बड़े हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से खुमैनी की सरकार को नहीं कहा जा सकता कि वो डिजायरेबल है, और वो बदल रहे हैं। पेज़ेश्कियान जो आए हैं, वो एक मॉडरेटर हैं, पर उनको समय मिलना चाहिए। हाँ, उनको यदि केवल न्यूक्लियर का जो एम्बिशंस हैं, यदि वो ठंडे बस्ते में डाल दें, ओपनली कहें कि आइए, जो हमारा वर्ल्ड का है आईईए, वो आए, इंस्पेक्ट करें, हम नहीं जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उनको जो इकोनॉमिक सैंक्शन है अमेरिका को हटाना पड़ेगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी भरोसा नहीं कि वो कर दें। पहले बात उन्होंने मान भी जाए कि न्यूक्लियर नहीं होगा, वो कहेंगे कि नहीं, आप सत्ता से। बांग्लादेश में क्या हुआ जी, आप देखिए, बांग्लादेश में भी तो सत्ता में धारी जो डेमोक्रेसी थी उसको हटा करके जो लाए हैं इन्होंने, सेम अमेरिका के डीप स्टेट ने किया है, और अमेरिका के सेंटकॉम ने इसको किया हुआ है। वहां पर उन्होंने सहारा लिया, जितने आतंकवादी लोग हैं उनका सहारा लिया, कट्टरपंथियों का सहारा लिया। यहाँ पर वो मॉडरेट का सहारा लेकर के हटाना चाहते हैं। इसी तरह के आरोप लगातार लगाए भी जा रहे हैं ईरान की तरफ से अमेरिका पर। सुरेश गोयल जी, अगर ये राजनीतिक बदलाव होता है, अगर कोई बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है, तो अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें, तो जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है, उस पर इसका कैसा इम्पैक्ट देखते हैं सर आप? अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें, जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है, उस पर इसका कैसा? सर आप अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज सर। सुरेश कुमार जी। जी जी जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं म्यूट पर था। मैं ये कह रहा था कि जो भी तख्ता पलट होगा, मैं समझता हूं कि जाहिर होगा कि वो एक अमेरिका की पसंद वाली ही सरकार, वो चाहे
पहले वाले क्राउन प्रिंस आए या कोई और आए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि अमेरिका क्राउन प्रिंस को ही चाहता है। आप ये देखिएगा कि हालांकि क्राउन प्रिंस के पास से स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन अभी तक ट्रंप ने या अमेरिका की तरफ से किसी ने भी क्राउन प्रिंस को सपोर्ट करते हुए कुछ नहीं कहा है। ये जहां तक जैसा वेनेजुएला में हुआ था कि वहां से कोई सोच रहे थे कोई आया कोई और, मुझको मैं कहने के लिए मैं अभी असमर्थ हूं कि कौन होगा, लेकिन होगा अमेरिका की पसंद का। अगर ऐसा होता है तो एक तरह से ईरान और गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज की जो एक अलाइनमेंट है, सिक्योरिटी अलाइनमेंट, उसमें एक बड़ी संभावना बन जाती है। जी। और वो जो एक सिक्योरिटी अलाइनमेंट अगर अरब का और पर्शियंस का हुआ अक्रॉस द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज एंड द पर्शियन गल्फ, तो उसका क्या नतीजा होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका भी मेरा ख्याल है जहां तक एक इतना बड़ा सिक्योरिटी अलाइनमेंट, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन शायद नहीं चाहेगा। ये मेरा अपना अंदाजा है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह पाऊंगा अभी। रोबिंदर सचदेवा जी, आप चूंकि आपने बहुत सारे फेरबदल इस तरह के देखे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को देखा है, आपको क्या लगता है कि अगर हम अमेरिका के लिहाज से बात करें तो इस वक्त प्रेशर बनाने की कोशिश तो हो रही है और एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ चीजें जा भी रही हैं, लेकिन इससे सिक्योरिटी थ्रेट्स किस तरह के हो सकते हैं? आगे आने वाले समय में कैसा चेंज आप देख पा रहे हैं सर? कहना मुश्किल है, रीडिंग टी लीव्स, बट प्रयास कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं कहूंगा जो एम्बेसडर सुरेश गोयल जी कह रहे थे, आई एग्री विद दैट। और आपका शायद प्रश्न था कि अगला कौन आएगा, ये शाह का जो बेटा अमेरिका में बैठा हुआ है, राइट, क्या वो मतलब वो लीडर बन सकता है देश का? इसका मुझे जो समझ आता है, अमेरिका शायद उसको प्रेफर नहीं करेगा, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं आया देश चलाने का, कुछ करने का। वेनेजुएला का एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है। वो जो लेडी जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो पॉपुलर थी कहने को, बट ट्रंप सरकार ने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये देश कॉम्प्लिकेटेड इतना, ये चला नहीं पाएगी। जो रोड्रिगेज ऑलरेडी है वो ऑलरेडी मैनेज कर रही है, मैनेज कर लेगी हमारे कहने पे, राइट, एक तरह से। तो ईरान में भी ये जो चाहेंगे जो आए, वो ऐसा आए इंसान या शख्सियत जो कि कुछ हद तक स्ट्रांग हो, ताकि वो देश की जितनी वेरिएबल्स है उनको कुछ कम से कम कुछ को कंट्रोल कर सके या मैनेज कर सके। तो ऐसे में मुझे ये पहलवी, ये जो शाह ऑफ ईरान का जो बेटा है जो अमेरिका में रहता है, उसका सत्ता में आने का चांस कम लगता है। ठीक है, वो वापस आ जाएगा चाहे ईरान या कुछ करेगा, क्योंकि ना उस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ग्रास रूट्स की, ना उसने कभी सत्ता खेली है, ना उसे पता है कि ग्राउंड में प्लेयर्स कौन है, तो उसका चांस कम है। नाउ सेकेंडली, सिक्योरिटी हालात क्या होंगे इस रीजन के, कह नहीं सकते। लेट अस सी। आई मीन, एक एक्सट्रीम पॉइंट जो है, पहली बात तो है कि ये ट्रांजिशन होगा तो कैसे होगा। सबसे पहले तो सिक्योरिटी की इश्यूज वहां आएंगी ना। अभी अमेरिका अगर प्रयास करेगा ये जो रेजीम की लीडरशिप को मारने का, सपोजिंग अटैक करके कुछ को मार देगा, काफी को मार देगा, बट जो रेवोल्यूशनरी, और अमेरिका तो दूर से बॉम्बिंग कर रहा है ना, अमेरिका ऑन द ग्राउंड तो सोल्जर्स है नहीं, तो इनके लीडर्स अपने और निकलते रहेंगे। और आई थिंक जैसे पहले एम्बेसडर गोयल भी कह रहे थे या जनरल सिन्हा भी कह रहे थे कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जब तक खड़ा है, खामनेई और इस्लामिक लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ, उसको पोजीशन अच्छी है। एक चीज और ध्यान रखिए, खामनेई 86 इयर्स का है इस समय, उसकी सक्सेशन की बात चल रही है कि अगर वो जाता तो हु विल सक्सीड हिम एज अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ओके, अभी तक ये रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, ये पीछे रहते हैं, ये अपने को एक तरह का प्रोटेक्टर मानते हैं रिजीम का, बट वो खुद बड़े पावरफुल है, उनके जनरल, राइट। तो अगर खामेनेई जाता है तो क्या रेवोल्यूशनरी गार्ड का कोई चीफ या डेप्यूटी चीफ ये सोचेगा कि चलो मैं ही देश की सत्ता संभालता हूं? तो अभी ये ट्रांजिशन पीरियड इटसेल्फ आई थिंक इज अननोन बिफोर वी थिंक कि आगे वाले स्टेप में क्या होगा। शायद बहुत सारी सिचुएशंस अभी से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही हैं। मेजर रिटायर्ड जनरल के सिन्हा जी, अगर विकल्पों की बात करें तो अमेरिका लगातार कह रहा है कि हमारे पास तमाम तरह के विकल्प हैं, अगर हम आगे जाएंगे तो हम बहुत सारे अल्टरनेटिव पर सोच सकते हैं। कैसे विकल्प हो सकते हैं? अमेरिका किस दिशा में आगे बढ़ सकता है इस पूरे मसले पर? देखिए, अमेरिका चाहेगा तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर ही सकता है। चेंज ऑफ रिजीम पॉसिबल है। अयतुल्ला अल खमेनी से लोग बहुत ज्यादा आज के दिन में उसके अंदर में, देखिए जो वहां पर हैं फजिस्कियान साहब, उनकी बेटी है,
जो उनकी बेटी हैं वो भी वहां पर मिनिस्टर रही थी, उनका बहुत बड़ा पकड़ है मॉडरेट की तरह में। और उनको लगाया गया था कि इसकी जो चल रही हैं इसको आप दबाने के लिए किया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ये हैं, पॉपुलर हैं महिलाओं के साथ में। जी जब उन्होंने हिजाब का चला था आसामिनी, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया, बीइंग पार्ट ऑफ दिस। तो देखिए, यदि वो चाहेंगे कि एलिमिनेट हो जाए, जैसे बता रहे थे रविंद्र साहब कि 86 ईयर ओल्ड है, उनका सक्सेशन उसके बेटे को, तो कहीं ना कहीं सैंक्शन सबसे बड़ी चीज है। सैंक्शन कैसे हटवाए, उसके लिए अयतुल्लाह अल खमेनी को जाना ही पड़ेगा। जी यदि वो देश के बारे में सोचते हैं, 9 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ये तो ठीक है, आप सुल्तानी को फांसी लगा दीजिए और उसको हार्ड फिस्ट। मेरे ख्याल से आईआरजीसी भी काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आईआरजीसी के अंदर में भी बहुत सारे जनरल्स ऐसे हैं जो कि खुले तौर पे वो चाहते हैं कि ये चीजें बदलें, क्योंकि ईरान में 1975 के पहले एक एब्सोल्युटली लिबरल थे, सबसे अच्छे उनके संबंध थे इजराइल के साथ, अमेरिका के, तो वहां लौटना चाहते हैं। तो मिडवे आप इसको देख सकती हैं, और इसमें सबसे बड़ा किसी ने रोड़ा अटकाया हुआ है तो अयतुल्लाह अल खमेनी की कट्टरता ने। और जी इनको एक मिलेगा, और जो डिवाइड है, पर्शियन डिवाइड है, अरब की जो डिवाइड है मिडिल ईस्ट में, अब लोगों ने ये समझ लिया है कि शायद अमेरिका भी जिस तरह से चीजें करता है, तेल मेन इशू है वहां पे, और वेनेजुएला के बाद वो अमेरिका वहां एक्सपोज हुआ है। और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो चाहता है कि रिगेन करे, जिसके अंदर में वो ग्रीनलैंड ये सब की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें मार्जिनलाइज हो सकता है। और देखिए, पूरे अरब वर्ल्ड में ये बातें चल रही हैं आज के दिन कि वेनेजुएला के ऑयल को लेने के बाद ईरान किसी तरह दिए इनके ऑयल के ऊपर में इनकी पकड़ बन जाएगी। यूएस अपना खुद प्रोड्यूस करता है, तो ओपेक जिसमें जी सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ा है, पूरे जितने भी पर्शियन गल्फ के नेशंस हैं, उनका जो पकड़ है दुनिया की चीजों में, ऑयल के ऊपर में, वो कम हो जाएगा। और ये सच्चाई है। जी तो ये बातें आपके डिबेट के माध्यम से लोग जब पहुंचते हैं तो ये चीजें निकल के आती हैं। बिल्कुल। तो अयतुल्लाह अल खमेनी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद चले जाएं और एक मॉडरेट तरीके से करें, सैंक्शन खत्म हो। अमेरिका बात मानता है कि नहीं मानता, वो कह दें कि ठीक है हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में ना जाएं। 9 करोड़ के लोग भी यही चाहते हैं, अंदर से सैंक्शन खत्म हो। जी रोबिंदर सचदेवा जी, अमेरिका की स्ट्रेटेजी को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है अमेरिका की तरफ से, ताकि जो प्रेशर है ईरान पर वो बढ़े, और जो एक लोकतंत्र की बात हो रही है, जो मानवाधिकारों की बात हो रही है, वो वहां पर सिचुएशन बहाल हो। जी हाँ, सर्टनली है। सबसे बड़ी तो अमेरिकन स्ट्रैटेजी रिपीटेड है, क्लियर है। सैंक्शंस, जो इतने वर्षों से सैंक्शंस है, अमेरिका सैंक्शंस लगाता क्यों है किसी देश पे? यही तो गेम है पूरी। नॉर्थ कोरिया पे, क्यूबा पे, ईरान पे सैंक्शंस का मायना ये होता है उस देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्लॉक हो जाए या बहुत ही उसकी मुश्किलात में पड़ जाए, देश के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई इन्वेस्ट ना करे, देश के अंदर प्रॉब्लम्स हो, जनता परेशान हो, नौकरियां कम हो, लोग सड़कों पे आए, लोग प्रोटेस्ट करें और जो सरकार है उसको उखाड़ फेंके। सैंक्शंस का मीनिंग यही तो है, यही तो रणनीति है जो अमेरिकन सैंक्शंस की है। जी वो बात अलग है, नॉर्थ कोरिया में सक्सीड हो नहीं पा रही वो अभी तक, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का किम एक तरह का है, क्यूबा में भी नहीं हो पाई अभी तक, ईरान में भी। बट ईरान क्लासिक केस जा रहा है, क्यूबा के भी यही हालात हो रहे हैं। आप देखना कुछ दिनों में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, क्यूबा की भी इकोनॉमिक हालात बहुत बहुत ज्यादा खराब है। वो तेल जो लेता था, अपना आधा तेल वो वेनेजुएला से लेता था सस्ता स्पेशल डील में, अब वेनेजुएला को ब्लॉक कर दिया तो क्यूबा को महंगा तेल लेना पड़ेगा, तो क्यूबा का हालात और भी बदतर होगा। तो सबसे बड़ी रणनीतिक स्ट्रैटेजी जो अमेरिका की है वो है सैंक्शंस। पहली बात कि देश को ऐसा स्ट्रैंगल होल्ड कर दो कि अंदर से ही ऑपोजिशन निकले और अंदर से ही तख्ते पलट हो। उसके अलावा अब देखिए इन्होंने 25% और अनाउंस कर दिया, तो चाहे जो भी हो आने वाले दिनों में और ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी। जो भारत जैसे मानिए इंडिया, हमारा करीब जी। 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का बिजनेस है, हम उसको भी हम कम करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि 25% हमारे गुड्स पे और टैरिफ लग जाए अमेरिका पे। तो ईरान के हालात स्क्वीज होते जा रहे हैं इकोनॉमिकली, दैट्स नंबर 1। उसके अलावा इस आईआरजी जी
रोबिंदर सचदेवा जी, और इसी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ एक सवाल और मेरे जहन में है कि इससे कहीं ना कहीं जटिलताएं भी बढ़ेंगी। जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ साथ अगर हम कहें कि अमेरिका के साथ साथ जो विदेशी अलग और जो देश हैं हमारे, वो अगर इस पर अपना रिएक्शन देते हैं, या मान लीजिए अमेरिका के ही गवर्नमेंट की बात करें, वहीं से कोई अगर रिएक्शन सामने आ जाते हैं, तो जो ये ईरान का संकट है ये और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा क्या, और जटिल नहीं हो जाएगा क्या? डेफिनेटली और जटिल होगा। कई बार होता है ना, चीजों को और जटिल होना पड़ता है और कॉम्प्लिकेट होना पड़ता है, तब जाके सोल्यूशन निकलता है। राइट। तो अभी उस चैलेंजिंग सिचुएशन में है ईरान का मामला। और जैसे बात हो रही थी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्प्रोमाइज है, हाँ, इसराइल ने कैसे इस्माइल हानिया को मार दिया था ईरान के अंदर, जो कि प्रेसिडेंशियल वीवीआईपी गेस्ट हाउस में था। इसीलिए तो, क्योंकि इनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसी में से अंदर से किसी ने सुराख दी, बिके हुए इनके अंदर के लोग, तभी ये हो रहा है। तो आने वाले वक्त में जो होना है, वी जस्ट कैन नॉट से कि अंदर के जो, जिनको ये रेजिम भी कहती है कि ये सैबोटाज कर रहे हैं, जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं, श्योर अपने हिसाब से वो कहते हैं, अपने देश के लिए टेररिस्ट है उनके लिए, कि उनसे वो कैसे डील करें ना। मामला जटिल होगा, विदाउट डाउट होगा। बात यह है कि जो ट्रांजिशन अगर होती है तो कितनी वायलेंट होगी। आई थिंक एक वो कंसर्न है सबका, डेफिनेटली यस। ऑलरेडी वायलेंट होना लाजमी है, लेकिन अब वो कितनी होगी वो देखना होगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। और फिर अगला अगला फेज कौन सा आता है, क्या ट्रांजिशन होती है, नहीं होती है। एक पीरियड ऐसा हो सकता है टोटल कयास हो देश में, कोई भी सरकार इन कंट्रोल नहीं है कहने को भी। बट कुछ हद तक आई थिंक अभी फिलहाल जो भी हम अज्यूम कर सकते हैं, शायद कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कुछ हद तक काफी चांस है बिल्कुल कि आप वो, ठीक कह रहे हैं, हम इस वक्त सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर रिटायर्ड जनरल के सिन्हा जी, आप हमारे साथ जुड़े अपनी प्रतिक्रिया के लिए। विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया सर। पूर्व राजदूत हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ईरान की जो स्थिति है उसको लेकर हमने चर्चा की। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे आगे आने वाले समय में किस तरह का बदलाव होगा ये समय बताएगा, लेकिन इस वक्त हम केवल और केवल यही कामना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ की जो स्थिति है वो ठीक हो, दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो, क्योंकि लगातार मौतों की जो खबरें आ रही हैं वो भयानक है। जो आंकड़े हैं वो पूरे तरीके से सामने नहीं आ पा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये चिंता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल मेरे साथ बेधड़क में इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके साथ तमाम बड़े मुद्दों पर अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ।